नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आईटीवी नेटवर्क की अपील, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देश हो या कोई प्रदेश, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर बात छत्तीसगढ़ की हम करें तो साल 2021 में बेरोजगारी की दर 3.8% थी, लेकिन 3 महीने में ही बेरोजगारी की दर अब घटकर 2.1% हो गई है। राज्य सरकार की कई योजनाओं और नवाचार ने बेरोजगारी घटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। गोधन न्याय योजना ने तो शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी को घटाने में अपनी एक अहम भूमिका को निभाया। राज्य सरकार की योजनाओं और नवाचार की वजह से छत्तीसगढ़ कम बेरोजगारी वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। तो वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का इस पर यह कहना है कि चुनाव के समय कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का जो वायदा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार कम बेरोजगारी वाले राज्य का तमगा मिलने से खुश है और विपक्ष के आरोपों को अनर्गल और राजनीति से प्रेरित बता रही है। तो आज बड़ी बहस में हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की घटती हुई दर और विपक्ष के आरोपों को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पदभार ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस की सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि नई सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। नई सरकार नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने की दिशा में काम करेगी। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले 4 राज्यों में से एक में शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रतिबद्धता थी कि युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थान देना है, जो नरवा गरवा गुरवाबाड़ी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है, गोधन न्याय योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में बेरोजगार महिला बहनों को रोजगार उपलब्ध कराना है। तो इन सब प्रतिबद्धताओं के कारण ही आज छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है और देश के सर्वोत्कृष्ट राज्यों में से एक में। तो छत्तीसगढ़ में घटती बेरोजगारी की रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी, आइए आपको सुनवाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से पलायन क्यों हो रहा है। रोज हम खबरें देख रहे हैं, एक एक जिले से 1.5 लाख लोग हैं जो पलायन करते हैं और सरकारी रिकॉर्ड्स में पंचायतों के पास महज कुछ आंकड़े ही होते हैं, लेकिन वापस जब मजदूर आते हैं तो वो लाखों की संख्या में हो जाते हैं। कोरोना में भी हमने देखा कि इन्होंने कहा था कि केवल महज 2-3 लाख लोग हैं जो बाहर हैं, लेकिन आए वापस 8 लाख मजदूर। तो आखिर ये पलायन क्यों हो रहा है? अगर बहुत ज्यादा अच्छा रोजगार है, अगर यहाँ चरवाहा भी 35,000 रुपया कमाता है तो 15,000 कमाने छत्तीसगढ़ का व्यक्ति उत्तर प्रदेश क्यों जाता है? रोजगार के उलझुल आंकड़े प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे कि अवार्ड तो केंद्रीय एजेंसी देती है, हमें रैंकिंग तो केंद्रीय एजेंसी देती है, लेकिन साहब आंकड़े तो आप भेज रहे हैं। और हमें बताइए कि आपने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? 10 लोगों को भी नहीं दिया आपने। आप हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के प्रदेश के युवाओं का दबा के बैठे हैं। तो डींगे हाँकना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, वास्तविकता में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दीजिए और उनके भविष्य के लिए कोई चिंता भी करिए। तो बेरोजगारी दर कम होने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आप देखें कि एक तरफ तो राज्य सरकार अपनी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसलिए राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वायदे किए थे बेरोजगारी कम करने के, वो राज्य सरकार पूरा कर रही है। और यही वजह है कि जो रैंकिंग है उसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे पायदान पर है और इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पर यह कहना है कि तो बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो नहीं किया गया। एक और सवाल इसके साथ जोड़ा गया कि अगर बेरोजगारी की दर इतनी ही कम हो रही है तो फिर छत्तीसगढ़ से पलायन इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हो रहा है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए। तो कुल मिलाकर के 2021 में जो बेरोजगारी दर 3.8% थी वो अब घट गई है और ऐसे में कम बेरोजगारी वाले जो राज्य हैं उसमें चौथे पायदान पर और एक अच्छे प्रदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ ने अपनी उन तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिसका लाभ अब ये लग रहा है, अगर इन आंकड़ों को आप माने तो वो सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है। और इसी का ये नतीजा है कि जो बेरोजगारी की दम है की जो दर है वो छत्तीसगढ़ में कम हुई है। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि हर एक विषय पर राजनीति होती है और आप देखते हैं कि इस तरह के आंकड़े या इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स जब आते हैं तो उस पर राजनीति होना लाजमी है। और ऐसे में अब ये जो नए आंकड़े आए हैं उस पर भी
राजनीति छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए, इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता हैं। उमेश घोरमोड़े जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक तो जो कम बेरोजगारी वाले प्रदेश है उसमें छत्तीसगढ़ चौथे पायदान पर है, बेरोजगारी की दर भी कम हुई है। ये जो आंकड़े सामने आए इसको आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ इस पर जो सवाल अब विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका क्या जवाब है? सुरेंद्र वर्मा जी। ये जो बेरोजगारी के जो नए आंकड़े आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले 4 राज्यों में शामिल है, ये पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व का विषय है। और जब जब छत्तीसगढ़ में समृद्धि आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ होती है, क्योंकि इनके झूठ और जुमले, केंद्र में एक तरफ ये 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके जो लगी लगाई नौकरी है युवाओं की, लगभग 23 करोड़ लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हुए हैं पिछले। इसके साथ साथ आयुष जी, एक और मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा, केंद्रीय वित्त विभाग के द्वारा पिछले बजट के दौरान बताए गए, जिसमें कृषि विकास दर छत्तीसगढ़ का जो है वो केंद्र की तुलना में 1.4% बेहतर था। उत्पाद के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय औसत से 4% बेहतर थे, और सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से 9% छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। मूल कारण मैं बताना चाहूंगा आयुष जी, जिस प्रकार से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फोकस करके भूपेश बघेल सरकार ने ग्राम स्वराज को लेकर योजनाएं चलाई, और उसके माध्यम से किसानों को विगत 3 वर्षों में सीधे तौर पर एमएसपी के अतिरिक्त लगभग 18,700 करोड़ सीधा उनके खाते में डालने का काम किया। 11,000 करोड़ के आसपास जो है कर्ज माफी का था। 5,700 करोड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहले साल, फिर 6,000 और फिर लगभग 6500 करोड़। इस प्रकार से 18,700 करोड़ अतिरिक्त राशि, ये जो तरलता है ये अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है आयुष जी, और उसी का परिणाम है कि न केवल कृषि बल्कि जो लोगों के पास पैसा आया, जो उनका बढ़ा, उसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय और उद्योग भी प्रभावित हुए। यहाँ पर न केवल रियल एस्टेट बल्कि कपड़ा, सराफा, सभी जगह ऑटोमोबाइल में भी ग्रोथ देखी गई। और जिस प्रकार से सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है आयुष जी कृषि के क्षेत्र में, 4 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि का रकबा बढ़ा है, लगभग 6,66,000 जो किसानों की पंजीयन की संख्या है वो बढ़ी है। रियल एस्टेट में जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री आरंभ होने से और 30% जो गाइडलाइन दरों में जो कमी हुई है, उसके कारण से रियल एस्टेट एक बार फिर से खड़ा हुआ है। 80,000 से अधिक महिलाओं को गोठानों के माध्यम से समिति बनाकर उनको सीधे तौर पर रोजगार दिया गया है। जो हमारे यहाँ 42% वनांचल है आयुष जी, और लगभग 32% आबादी जो है जनजाति की है, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में नहीं, ये इसीलिए तो ये आंकड़े हैं। ठीक है, देखिए आप एक एक करके स्पेसिफाई करके बताएंगे, थोड़ा समय मेरे पास कम पड़ जाएगा। लेकिन जो सवाल जो उठाए भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो आपने ये कहा कि आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें आपने उनको दिया नहीं। दूसरा ये है कि एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में आज भी ये है, क्योंकि अगर बेरोजगारी की दर कम हो रही है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ से? लोगों को रोजगार यही मिलना चाहिए था। ये जो 2 सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। रमन सिंह जी के समय 2018 में 22% था बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में, जो घटकर राष्ट्रीय औसत है। तो यहाँ तो हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई। इनके आउटसोर्सिंग के सिस्टम को खत्म करने हमने छत्तीसगढ़ के युवाओं को निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पुलिस और तमाम उच्च शिक्षा सहित कई विभागों में भर्तियां शुरू हुई है, तो हम तो रोजगार दे रहे हैं। तो ये ठीक है, चलिए उमेश घोरमोड़े जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। उमेश घोरमोड़े जी, क्योंकि आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि भाई बेरोजगारी तो कम हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, फिर ये सवाल क्यों है? बड़ा अफसोस है कि अब तक कोई इन्वेस्ट भी नहीं आया। खैर, विषय पे आते हैं। और जिस प्रकार से बेरोजगारी दर को लेकर के आज छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस के प्रवक्ता अपना पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। लेकिन इस विषय को लेकर के हमको थोड़ा सा, और मुझको लगता है, क्योंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते इस विषय पर मुझको लगता है कि और गहराई में जाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं,
केंद्र सरकार के भी यह आंकड़े हैं और जिस संस्था के आंकड़े पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार भी अगर हम देखें तो 2020 की तुलना में 2021 के अंदर में 7.5% लगभग 7.7% की वृद्धि कृषि क्षेत्रों के रोजगार में आई है। ये देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं और जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी और छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो रुक जाइए साहब, पीठ थपथपा रहे हैं, थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा सा श्रेय केंद्र सरकार को भी आपको देना पड़ेगा। इस लोकप्रिय चैनल के अंदर में जनता आपको देख रही है और जिस प्रकार से कृषि क्षेत्रों के अंदर में के क्षेत्र के अंदर में ही बात कर लो, ये पीठ थपथपाते नहीं सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 24%, देश का 24% मनरेगा से आ रहा है और तो आपको यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये केंद्र का लाभ जो है छत्तीसगढ़ की जनता को मनरेगा के माध्यम से सीधे तौर पर मिल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब भी छत्तीसगढ़ की सरकार को देना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं और थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूं। अगर अब ये बात कर रहे थे, एक एक योजना की बात कर रहे थे, तो मनरेगा के तहत काम कौन से होते हैं साहब? गृह निर्माण के काम होते हैं, गौठान निर्माण के काम होते हैं, आपका जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके निर्माण के काम होते हैं। इन्हीं सब कामों में छत्तीसगढ़ की सरकार तमाम लोगों को वहां पर लगाकर रखती है, उसके बावजूद भी पलायन की स्थितियां निर्मित हो रही है। जब केंद्र से पर्याप्त राशि आ रही है, मनरेगा के तहत राशि आ रही है, 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हो रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नीति में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए पलायन की स्थितियां आज निर्मित हुई है। अगर मैं बात करूं किसानों को फसल बीमा योजना की, अगर मैं बात करूं, या फिर जो केंद्र की तरफ से किसानों को जो सम्मान निधि मिलता है, ये तमाम जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की तरफ से की गई हो, निश्चित तौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में रोजगार की स्थितियां कहीं बेहतर है। लेकिन अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों के रोजगार की, इसमें मैं बिल्कुल भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ूंगा। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति ना सिर्फ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के अंदर में बल्कि देश के परिप्रेक्ष्य में भी केंद्र की सरकार इस विषय को लेकर के चिंतित है। और जिस कंपनी, जिस संस्था के आंकड़ों के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसने भी चिंता जाहिर की है। खास करके दिसंबर के महीने में जो रोजगार के आंकड़े हैं वो शहरी क्षेत्रों के अंदर में जिस प्रकार से चिंताजनक आंकड़े हैं, तो महज 40% रोजगार उपलब्ध कराने के आंकड़े जो निकल करके आए हैं, वही आंकड़े छत्तीसगढ़ में और भयावह है। और इसको अगर डीपली अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर इसको आंकड़ों को जारी करे शहरी क्षेत्रों के अंदर में, तो निश्चित वो तो दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर क्रेडिट में आप कह रहे हैं कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, तो अगर वो आंकड़ा बहुत भयावह है तो उसमें भी केंद्र की भूमिका होनी चाहिए ना। फिर तपेश चंद्र गुप्ता जी, देखिए आयुष जी, मैं आऊंगा, एक सेकंड अभी इसको थोड़ा सा अर्थशास्त्री की नजर से समझते हैं, मैं आता हूं घोर मोड़े जी, ठीक है। 5 सेकंड और दे देंगे आयुष जी, तो मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। 5 सेकंड और दे देंगे, जल्दी से कंप्लीट करें। स्वीकार किया, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर में जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज 3 वर्ष बीत गए आपके। ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा, चलिए ठीक है, मैं फिर से जवाब ले लूंगा। अब एक सेकंड, तपेश चंद्र गुप्ता जी, के पास कहीं कुछ नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केंद्र सरकार लगातार, चलिए ठीक है, जहां अच्छा है वहां केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है, जहां खराब है वहां स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैंने प्रमाण किया तपेश चंद्र गुप्ता जी, ठीक है, चलिए ठीक है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा भाई, आपने सवाल उठा दिया, उसका जवाब तो लेने दीजिए। तपेश चंद्र गुप्ता जी, एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये जो हम लोग देख रहे हैं आंकड़े, इसको कैसे देखें हम लोग, क्योंकि आप मुझे लगता है बेहतर समझा सकते हैं। क्या वाकई में ये बेरोजगारी की जो दर है वो कम हुई है? बिल्कुल, इन्होंने दोनों ने अपने अपने ओर से बिल्कुल सही तथ्य रखा है, पर जहां तक श्रेय लेने की बात उठेगी तो श्रेय को जो सत्ताधारी पक्ष रहती है उसका लाभ केंद्र भी लेगा, उसका लाभ राज्य भी लेगा। ठीक है, आप लोगों के दोनों के प्रयास से हुआ है, पर क्या बेरोजगारी की स्थिति में कम होना आम जनता के हित में है या नहीं है? केंद्र और राज्य ये दोनों के संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने वाली अर्थव्यवस्था है। इसमें राज्य को भी अपना योगदान देना पड़ता है, केंद्र को भी अपने योगदान देने पड़ते हैं। केंद्र से पैसा आएगा, आपके पास राशि राज्य में आएगी, राज्य के पास अगर अच्छी योजनाएं और अच्छे विनियोजन की व्यवस्था होगी तब उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यह बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम पर धनराशि दी, पर मनरेगा के नाम पर सिर्फ मजदूर को ही पैदा नहीं किया, राज्य सरकार ने कृषकों को भी पोषित किया और साथ ही साथ अपनी योजनाएं लागू करके उनको रोजगार के अवसर दिए। अब यहाँ पे यह बात हुई कि केंद्र की राशि पर राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित रूप से प्रयोग की गई धनराशि का ही यह सकारात्मक परिणाम हुआ और राज्य को एक अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।
अब रही बात जहां तक रोजगार के अवसरों में विस्तार की, तो रोजगार के अवसरों का विस्तार कोई 1 या 2 या 3 या 5 वर्षों का नहीं होता। जब से हम शिक्षा का विस्तार करते हैं, जब से हम अपने आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद डालते हैं, उसके बाद से यह चीजें होती है। इस कारण एक तरफा सोचना या एकदम क्षणिक निर्णय ले लेना कि ये हमारे पार्टी से संबंधित है, हमारी सत्ता से संबंधित है, हमारे लोगों का है, नहीं, यह राष्ट्रीय चिंतन का विषय है और एक अच्छा मॉडल बनना चाहिए राज्य को, ताकि ऐसी बेरोजगारी की स्थिति से मुक्त होते चलिए। बहुत सारी योजनाएं आज भी क्रियान्वयन के लिए शेष हैं, जैसे अपने यहाँ अभी खनिज का संभावना बहुत ज्यादा है, वन उपज की बहुत संभावनाएं हैं। यदि अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मिनरल से संबंधित चीजें, कृषि पर आधारित उद्योगों का विस्तार करते हैं, तो यह बेरोजगारी की स्थिति शून्य पर जा सकती है, बल्कि दूसरे राज्यों को, लोगों को हम अवसर दे सकते हैं। हमको दोनों पक्षों को संयुक्त प्रयास से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हम इसमें किसी प्रकार की श्रेय लेने की होड़ में न जाए, क्योंकि संघीय राज्य व्यवस्था में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। संघीय राज्य व्यवस्था में कई बार आरोप लगते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के कारण राजनीतिक विघटन और राजनीतिक संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन होता है, पर जहां पे राज्य की जनता का हित हो, जहां पे राज्य की जनता का विकास का संभावना हो, वहां पे कम से कम एक मत होकर विचार रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार ने जो राशि दी उसका राज्य सरकार ने समुचित उपयोग किया और अपनी योजनाओं को उस धरातल पर पहुंचाया, आम जनता तक पहुंचाया, जिसके कारण रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई और बेरोजगारी थोड़ा सा इसको लेकर के भी हम लोग को संतुष्टि हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, क्रेडिट लेने के लिए कुछ होना चाहिए ना, क्रेडिट ले रहे अच्छा है, प्रदेश की जनता का भला होता रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले ले या सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले। सुरेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष जी, तपेश जी वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक है। केंद्रीय योजनाएं तो पूरे देश में संचालित है और 2018 तक तो केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 से 18 तक तो केंद्र में मोदी जी थे, यहाँ रमन सिंह जी थे, तब बेरोजगारी को 22% जो थी। 2003 में इनका वादा था बेरोजगारी भत्ता का। 15 साल सरकार में रहे, ना रोजगार दिया ना बेरोजगारी भत्ता। हमें 5 साल का जनादेश मिला है, जो आंकड़े हैं ये प्रमाणित करते हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो है राज्य में रोजगार के अवसर दी है। निश्चित रूप से मनरेगा में नंबर 36 वनोपजों की खरीदी में पिछले साल 73% खरीदा, इस साल पहली तिमाही में 88% देश की कुल खरीदी किया। न केवल वनोपज की खरीदी, 7 के स्थान पर 12वां वनोपज खरीदे जा रहे हैं। तेंदू पत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000, महुआ 17 रुपए में खरीदा जाता था, उसको 30 रुपए में हमने खरीदने की व्यवस्था की। न केवल खरीदी, वैल्यू एडिशन करके उसका लाभ वहां की स्थानीय समितियों को था। बस्तर का काजू, बस्तर का इमली, बस्तर का अंगूर, बस्तर का डेनिश बांड आज अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिक रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर मार्केट दिलाना, पलायन क्यों हो रहा है सुरेंद्र जी, ये सवाल उठा था। ये बड़ा कारण है। अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रुकना चाहिए ना, पलायन क्यों हो रहा है? आयुष जी, ये तो केंद्रीय आंकड़े है ना, 2.7 और 7.7 में फर्क है ना, 3 गुना बेहतर राष्ट्रीय औसत से। ये प्रदेश क्यों? पलायन पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पलायन पलायन पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा। पलायन आर्थिक विकास का पर्याय होता है। अगर श्रमिक कुशल हैं तो वह राज्य के बाहर भी जाके कार्य करेंगे। देश की सीमा के अंतर्गत समय जो श्रम की जो कहा जा रहा है पलायन, वह पलायन नहीं है, बल्कि वह विकास का पर्याय है। कारों के अवसर से युवाओं को जो है ये अलग कर रहे हैं। और मूल बात, 23 करोड़ लोग जो मध्यम वर्ग थे, मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। उमेश घोरमड़े जी, हाँ ठीक है। प्रत्येक सेक्टर देखिए आयुष जी, ये तो तमाम तरह की चीजें गिना रहे हैं, लेकिन मुझको एक वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का याद आ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में कहा था कि छत्तीसगढ़ के चौरवाहे भी 35,000 रुपए कमाते हैं। इस बात में कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय में कभी प्रकाश नहीं डालते हैं, और चूंकि यहाँ पर चरवाहे 35,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो ऐसा कौन सा ये जादू कर रहे हैं कि उसके बाद भी आप, अरे सुन लो भैया, मैं आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया था, आप इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? नहीं सुरेंद्र जी सुनिए भाई, सुनिए, एक एक करके सब लोग एक दूसरे की बात को सुने। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी सुनिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है सर, बीपी बढ़ जाएगा, शांत हो जाइए। अभी तो ये आंकड़े अच्छे हैं, मोदी जी को थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए, और हम तो सुधार के लिए आपको बोल रहे हैं। और जब बेचने के लिए, युवाओं से रोजगार छीनने के लिए, अरे भैया ये क्या हो रहा है? ये फिर राहुल गांधी जी के एजेंडे पे आप जा रहे हो। छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता करो भैया, आप ये किस प्रकार से? और ये चरवाहे वाला जो विषय है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़
ठीक है, चलिए अरे भैया आप भी थोड़ा चरवाहा वाले काम पे प्रकाश डालिए और हमें भी बताइए कि किस प्रकार से 35,000 होता है जो उत्तर प्रदेश में जाके भूपेश बघेल जी बताते हैं, और किस प्रकार से स्थितियां हैं। आप तो रोजगार छीनने वाली सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। कोविड काल में जो डॉक्टर, जो मेडिकल कर्मी जो आपको सेवा दे रहे थे, वो आप तीसरी लहर के आने से पहले उनको आप रोजगार से निकालने का काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लटकाने का काम करते हैं, पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को लटकाने का काम करते हैं, शिक्षक यहाँ दर दर भटक रहे हैं, अनियमित कर्मचारियों को आपने नियमित नहीं किया। ये देखिए शहरी परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में भी इसी प्रकार की स्थितियां है। अरे भैया ये क्या हो रहा है आयुष जी, ये क्या हो रहा है? सुरेन जी सुरेन जी कोई फायदा नहीं हो रहा ना इससे। आप बोल रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। कम से कम एक एक करके बोले ना। सुरेन जी मैंने आपको क्या समय नहीं दिया? सुरेन जी बराबर समय दे रहा हूं, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन एक एक करके ना धैर्य पूर्वक। चर्चा में धैर्य बहुत जरूरी है सुरेन जी। अगर आपके आंकड़े सही हैं, आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर बीच में मुझे लगता है टोकने की जरूरत ही नहीं है। आपके आंकड़े कह रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। सुरेन जी देखिए समय की बर्बादी है। सुरेन जी ये समय की बर्बादी है। सुरेन जी केवल समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता को आपका एक सेंटेंस भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप उनके बीच में बोल रहे हैं, इसलिए समय बर्बाद ना करें। उमेश जी देखिए आयुष जी, ऐसा है जब कांग्रेस के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या फिर सुरेन वर्मा जी हो, जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये ऐसे ही उद्वेलित हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जबकि आपके पास आंकड़े हैं। आप बात कर रहे हैं ना 2.1%। अरे भैया फिर बीच में मत बोलिए। अरे भाई आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं ना, तो हम तो उसी पे आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं। जनता के सामने उन आंकड़ों को हम रख रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर छत्तीसगढ़ में कहीं कोई दिक्कत है युवाओं को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का विषय हो या जिस प्रकार से टारगेट कर करके एक एक युवाओं को रोजगार से निकालने का काम आपकी सरकार कर रही है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र के अंदर में हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो या तमाम तरह के कर्मचारी हो, उनको चुन चुन करके जो आप निकालने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के भी तो तपेश जी तपेश जी आपने एक बात अभी बीच में चर्चा में कही, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं मेरे दर्शकों के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा। और ये चूंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाया था, आपने कहा कि अगर यहां से लोग बाहर जा रहे हैं तो ये विकास का पर्याय हो सकता है, वो पलायन विकास का पर्याय कैसे, मैं थोड़ा समझता हूं। देखिए, राज्य के अंदर का एक कुशल कर्मचारी, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या दूसरे राज्यों में नौकरी करने नहीं जा सकता? रोजगार के अभाव में भी जा सकता है सर। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। बिल्कुल सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसको नकारात्मक वे पे न लीजिए, मैं समग्र रूप से कह रहा हूं। एक बात बताइए, जब संभावनाएं, आपके यहाँ कितना ईटा बनेगा, आपके यहाँ कितने खेती की फसल होगी, आप ज्यादा से ज्यादा जितने श्रमिक हैं आपके खेत में लग गए, इसके बाद भी अगर आपके पास कुशल श्रमिक है तो आप उसे क्या करेंगे? क्या उसे बेरोजगार छोड़ देंगे? क्या वो दूसरी जगह कार्य करने नहीं जाएंगे? आपके पास अच्छे कारीगर है, चाहे वो राज मिस्त्री का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे ईटा भट्टी का हो, यदि अगर वो दूसरे राज्य में जाके अच्छे वेतन पे, अच्छे मजदूरी पर काम करते हैं और लौट के आते हैं तो आर्थिक संपन्नता लेके आते हैं, इसमें फिर क्या बुराई है? आपको इसमें विचार करना चाहिए। आप ये जो पलायन शब्द है उसको विलोपित करते हुए, यदि अगर इसको श्रम की गतिशीलता कहें, लेकिन तपेश जी अगर नौकरी और रोजगार ना हो तो भी तो आदमी बाहर जा सकता है ना। ये डिफरेंशिएट कैसे हम करेंगे? ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यही तो मैं आयुष जी इसमें कोट करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का बयान है। अवसर अगर आपके यहाँ है और आपके कुशल व्यक्ति ज्यादा है तो निश्चित तौर पे अवसर की पूर्ति होने के बाद वो राज्य के बाहर जाएगा। दूसरा, जहां अगर उसको अधिक वेतन मिलेगा, जहां उसे अधिक मजदूरी मिलेगी, वहां वो जाएगा। उसको जीवन स्तर की सुरक्षा ज्यादा प्राप्त महसूस हो रही है तो वो वहां जाएगा। परिवार के साथ आदमी काम करने के लिए क्या होता है, एक और चीज है कि जिस परिवेश में आदमी रहता है, लोकल तीज त्योहार और परिवेश के कारण वो ज्यादा अवकाश लेते रहता है, पर वो काम करने के लिए बाहर जाता है तो कम अवकाश लेता है। उस अवधि में जो अर्जित करता है, देखिए छत्तीसगढ़ से जितने श्रमिक बाहर गए हैं, मैं डाटा देखा हूं साहब, मैंने हिमाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक मैंने छत्तीसगढ़ियों को देखा है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक प्राध्यापक हूं, मैंने उनके साथ बासी भी खाई है। वहां पे मैंने ऐसे लोगों का समूह देखा है, धर्मशाला में छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं और वहां पे छत्तीसगढ़ महोत्सव मनाते हैं, मैंने वो माहौल भी देखा है। तो ये चीजें जो मिल रही है हमको, ये हमारे श्रमिकों की गतिशीलता है। बिल्कुल मेरे पास समय नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि प्रदर्शन के लिहाज से आप देखेंगे या ये आंकड़े आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बेहतर में भी हमेशा बेहतर की गुंजाइश होती है। और देखना यह है कि सरकार अब और आगे किस तरह से तीव्र रफ्तार से बढ़ेगी।
लेकिन ITV की अपील, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।